नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका चीवर एकेडमी पर। और आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण की, जो कि मिडेवल इंडिया का पहला पार्ट आता है, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को आज हम शुरू करने वाले हैं। आपका प्राचीन इतिहास जो था, प्राचीन भारत का इतिहास, वो मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली क्लास है, जिसमें मैं बात करूँगा भारत पर तुर्क आक्रमण और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तो अंत तक बने रहिएगा। करते हैं शुरू। और शॉर्ट नोट्स, स्टडी टिप्स, मोटिवेशन के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। करते हैं बात आज। तो बात करते हैं 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की, उस समय जब भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किए। तो बात करते हैं इसमें मैं बात करने वाला हूँ आपके तुर्क थे कौन। महमूद गजनवी के आक्रमणों की, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों की, कुतुबुद्दीन ऐबक की और भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। इन सब चीज़ों को एक एक करके इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो तुर्क थे कौन सर, कहाँ से आए थे। तो तुर्क जो थे वो एक मध्य एशिया की एक घुमंतु जाति हुआ करती थी, यानी मध्य एशिया के घुमंतु योद्धा थे, जो कि घुड़सवारी और धनुर्विद्या में प्रवीण थे, यानी निपुण थे। और इनकी धर्म की बात करें तो ये पहले शुरुआत में तो इनका कोई धर्म नहीं हुआ करता था, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे समय के साथ इस्लाम धर्म को अपना लिया। ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किए, भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण रहे। तो सबसे पहली बात जो थी वो भारत पर आक्रमण करने की इनका कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब ये है कि इन्हें भारत में स्थित जो धन संपदा और समृद्धशाली मंदिर थे उनको लूटना इनका उद्देश्य था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप से धन की प्राप्ति इनका पहला उद्देश्य था। दूसरा जब इनका उद्देश्य बात करें तो वो था भारत पर आक्रमण करने का जो कारण था वो रहा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में जब अरब आक्रमण किए तो अरबों ने तो राजपूत शासक उस समय शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, तो उन्होंने अरबों को भारत में शासन स्थापित करने नहीं दिया। लेकिन अब जब बात करते हैं 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, तो राजपूत शासक कमज़ोर हो चुके थे। तो इसी राजनीतिक कमजोरी का फायदा तुर्कों ने उठाया और उन्होंने भारत पर आक्रमण किए, खूब धन लूटा और अपना शासन स्थापित किया। तीसरा जो कारण था वो था धार्मिक कारण और साम्राज्यवादी कारण, यानी इस्लाम का भारत में विस्तार करना और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना, यानी कि भारत में भी इस्लामिक साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना। उसके बाद कुछ भौगोलिक कारण, यानी उत्तर पश्चिमी सीमा जो भारत की थी, जो अभी तक सुरक्षित हुआ करती थी, वो असुरक्षित हो गई, क्योंकि वहाँ के शासक हो गए जो कमज़ोर हो गए और आपसी फूट के कारण एकजुटता नहीं रही, जिसके कारण ये न भारत पर सफल आक्रमण किए। करते शुरू। पहला आक्रमण जो तुर्कों की तरफ से भारत पर हुआ वो आक्रमण था आपके महमूद गजनवी का आक्रमण, जो कि धन लोलुप आक्रांत था, यानी कि इसको केवल धन चाहिए था, यानी इसकी कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में रहना या भारत में रहकर लंबे समय तक शासन करना, इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था। इनका मेन उद्देश्य था भारत से धन लूटना, धन को प्राप्त करना और वापस अपने देश चले जाना। तो महमूद गजनवी का जो शासन काल है वो रहा आपके 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसने शासन काल रहा, यानी इसने शासन किया। अब महमूद गजनवी की जो राजधानी हुआ करती थी वो गजनी हुआ करती थी, जो कि मध्य एशिया में एक क्षेत्र पड़ता है, जिसको आप यहाँ मैप में देख पा रहे हो, जो इनकी राजधानी थी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वही धन प्राप्त करना था। और एक निर्णायक मतलब कि इनका निर्णायक तथ्य ये है कि इसका भारत में कोई स्थायी सत्ता स्थापित करने का कोई उद्देश्य या इरादा नहीं था, यानी महमूद गजनवी आता, धन लूटता और वापस चला जाता। तो ऐसे इसने 17 आक्रमण किए भारत पर, यानी 17 बार आक्रमण किया। विनाशकारी अभियान जो सबसे विनाशकारी माना जाता है वो अभियान है इसका 1025 का जो युद्ध, जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इस मंदिर को इसने खूब धन संपत्ति लूटी और लूट का माल वो अपने साथ ले गया। तो ये आक्रमण याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कौन सा 1025 ईस्वी का आक्रमण, जो कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी करता है और यहाँ से धन ले जाता है। बात करते हैं दूसरी लहर की, यानी कि महमूद गजनवी तो
चला गया, आया, धन लेके वापस चला गया। लेकिन उसके बाद आपका आता है महमूद गोरी यानी मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आता है और उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो आता है भारत में धन लूट के वापस चला जाता है। मोहम्मद गोरी ये चाहता है कि वो भारत में एक स्थायी सत्ता की स्थापना करे, यानी भारत में एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था। तो जो मोहम्मद गोरी का जो शासन काल रहा, ये आपके गौर प्रदेश से आता था, जो कि गजनी का ही एक इलाका था। तो इसने आपके 1075 से 1206 ईस्वी तक शासन किया। इसका मेन उद्देश्य गजनवी के उद्देश्यों से विपरीत था। ये भारत में स्थायी तुर्क की साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो इसकी रणनीति थी कि भारत में भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करें और यहाँ पर अपने शासन को स्थापित करें। तो इसने भारत पर जो आक्रमण किए वो 2 आक्रमण किए, 1191 और 1192 में, जिन्हें हम तराइन के युद्ध कहते हैं, जो कि मोहम्मद गोरी यानी तुर्क सेना का नेतृत्व करता और पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत सेना के नेतृत्व करता थे। इनके बीच युद्ध होते हैं 2। बात करते हैं आपने तराइन के युद्धों की। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है आपके 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और महमूद गोरी की बड़ी पराजय होती है। लेकिन 1 साल बाद महमूद गोरी वापस आता है, यानी मोहम्मद गोरी दूसरी बार आता है। वो आता है 1192 में, जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और इस युद्ध में अपने मोहम्मद गोरी को सफलता मिल जाती है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और ये एक युगांतकारी मोड़ था, यानी कि भारत में ये ऐसा युद्ध था जिसने भारत के आने वाले इतिहास को बदल के रख दिया। यानी कि भारत पर मुस्लिम सत्ता या तुर्क सत्ता की स्थापना होती है। कब? 1192 वो वर्ष था जिस वर्ष भारत में भारत के इतिहास को एक नई दिशा या नई मोड़ दिया। अब बात करते हैं नई सत्ता या नई सल्तनत की। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? इन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत के क्या परिणाम निकले? तो सबसे पहला परिणाम तो ये निकला कि भारत का यानी उत्तर भारत का लगभग हिस्सा यानी अजमेर का मतलब संपूर्ण राजस्थान वाला इलाका, उसके बाद दिल्ली के आसपास वाले इलाके और हरियाणा और पंजाब वाला क्षेत्र आपने मोहम्मद गोरी के अधीन आ गया, यानी इसके नियंत्रण में आ गया लगभग उत्तर भारत। और अपना एक सेनापति जो कि भारत में जीते गए क्षेत्रों में प्रशासन के लिए छोड़ के गया। उसका नाम, व्यक्ति का जो नाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था, जिसको इसने भारतीय जो प्रांत थे इनका गवर्नर नियुक्त किया और ये अपने प्रदेश वापस चला गया। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। यानी कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम मुगल सुल्तान होता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली को राजधानी बनाता है। तुर्क वंश का शासक जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। उसके बाद तुर्कों की सफलता के कुछ कारण थे। क्या कारण थे? पहला जो कारण था वो कारण था शक्तिशाली घुड़सवार सेना, यानी तुर्कों के पास एक शक्तिशाली घुड़सवार सेना हुआ करती थी, जो कि भारतीय राजाओं की सेनाओं से काफ़ी बेहतर थी, जिसके कारण इन्होंने सफलता मिली। दूसरा जो कारण था इनकी बेहतर संगठन और युद्ध कौशल, यानी कि इनकी जो एकीकृत कमान, यानी कि इनका जो युद्ध की जो कला थी, रणनीति थी, वो बेहतरीन होती थी। तो इसी रणनीति और अनुशासित व्यवस्था के कारण इन्होंने भारत पर अधिकार करने में आसानी हुई है, इनको विजय मिली, सफलता मिली। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो राजपूत राजाओं में आपसी फूट, जिसका भी इन्होंने फायदा उठाया। और चौथा जो कारण था वो कहा था इनके पास उन्नत हथियार थे, यानी ये धनुष युद्ध और युद्ध में जो नई तकनीकें थी, तोप वगैरह, उनका प्रयोग करते थे, जिसके कारण इनको सफलता मिली। तो ये इनकी सफलता के कारण रहे। बात करते हैं इनका स्थायी प्रभाव, यानी कि इन तुर्कों ने भारत पर क्या क्या चीज़ें छोड़ी या भारत पर इस सत्ता की स्थापना का क्या प्रभाव हुआ। तो पहला था राजनीतिक रूप से भारत में पहली बार एकीकृत और स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। प्रशासन में इन्होंने नई प्रणालियों को
अपनाया, जैसे एकता प्रणाली यानी भू राजस्व एवं भू आवंटन की एक नई प्रणाली विकसित करी जो कि तुर्कों की देन है। इसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक भी कुछ प्रभाव हुए, यानी भारतीय और तुर्की फारसी संस्कृति का संगम हुआ। भारतीय भाषा, कला और समाज को इन्होंने प्रभावित किया सांस्कृतिक रूप से। और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जो शुरुआत हुई, एक नई शैली की विकसित हुई जो कि कुतुब मीनार से शुरू होती है। यानी भारतीय स्थापत्य पर तुर्क प्रभाव में सबसे बड़ी कहानी आती है, सबसे पहली कहानी आती है, वो आती है कुतुब मीनार की, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का ये पहला उदाहरण है। अब बात करते हैं गौरी और गजनवी के आक्रमण में क्या अंतर था, इनका तुलनात्मक विश्लेषण करें तो जो गजनवी था उसका मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था, जबकि गौरी चाहता था वो भारत में एक स्थायी साम्राज्य को स्थापित करना। गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, जबकि मोहम्मद गौरी ने भारत पर व्यवस्थित रूप से विजय प्राप्त करी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आती है वो आती है 1025 का सोमनाथ को लूटना, जबकि मोहम्मद गौरी की जो है वो है तरेन का दूसरा युद्ध 1192। ये धन लेकर वापस चला गया महमूद गजनवी तो, लेकिन गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थायी नींव रखी। अब बात करते कुछ PYQ की इम्पोर्टेंट बिंदु एग्जाम दृष्टि से एक नज़र। भारत में सबसे अधिक आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी, जिसने 17 आक्रमण किए। स्थायी तुर्क शासन की जो नींव है वो मोहम्मद गौरी ने रखी। सबसे निर्णायक युद्ध तरेन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी का। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक होता है या सुल्तान होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ये था आपका भारत पर तुर्क आक्रमण। थैंक यू सो मच।